प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल यानी कि मोदी 3.0 सरकार का पहला बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार अब राजनीतिक गलियारों में सबसे चर्चित मुद्दा बन चुका है। दिल्ली के सत्ता गलियारों से लेकर भाजपा संगठन तक एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर किसकी किस्मत चमकने वाली है, किस मंत्री का प्रमोशन होगा, किसका विभाग बदलेगा और क्या कुछ बड़े चेहरे सरकार से बाहर भी हो सकते हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में जिस तरह की गतिविधियां तेज हुई हैं, उससे संकेत साफ हो चुका है कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र से पहले या उसके आसपास बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज की इस पूरी खबर को, मंत्रिमंडल विस्तार को, हम आपको 3 भागों में समझाएंगे। क्या मॉनसून सत्र से पहले बड़ा बदलाव हो सकता है? अगर बदलाव होता है तो किन नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और किन बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है, ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। दरअसल ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं होगा, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2026 में होने वाले 7 राज्यों के चुनाव के बाद सामाजिक समीकरण और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी का पहला बड़ा रोड मैप माना जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर नजर डालें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। राष्ट्रपति का आंध्र प्रदेश दौरा, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा के बीच जुलाई का दूसरा सप्ताह अपेक्षाकृत खुला दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि 11 जुलाई के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार का बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इतिहास भी यही बताता है। साल 2021 में भी संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले मोदी सरकार ने सबसे बड़ा कैबिनेट विस्तार किया था। उस समय कई वरिष्ठ मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई थी और कई नए चेहरों को जगह दी गई थी। इस बार भी वही रणनीति दोहराई जा सकती है, लेकिन इस बार का विस्तार पिछले सभी विस्तारों से अलग क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इस बार सरकार के सामने केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं है, बल्कि राजनीतिक संतुलन भी उतना बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में हाल ही में बड़ा बदलाव देखने को मिल चुका है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को बड़ी संख्या में संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब माना जा रहा है कि यही सामाजिक संतुलन मोदी कैबिनेट में भी दिखाई दे सकता है। यानी इस बार ओबीसी नेताओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिल सकता है, महिलाओं की संख्या बढ़ सकती है, युवा सांसदों को मौका मिल सकता है और चुनावी राज्यों के नेताओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। यही वजह है कि इस विस्तार को केवल कैबिनेट विस्तार नहीं, बल्कि 2029 मिशन की पहली सीढ़ी कहा जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ा सिद्धांत चर्चा में है, 1 पर्सन 1 पोस्ट। भाजपा लंबे समय से इस सिद्धांत की बात करती रही है। यदि किसी नेता को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो उसे सरकार से हटाया जा सकता है। इसी संदर्भ में सबसे ज्यादा चर्चा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की हो रही है। उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं लगातार चल रही हैं। यदि ऐसा होता है तो मंत्री पद छोड़कर वे पूरी तरह उत्तर प्रदेश संगठन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यही स्थिति कुछ अन्य नेताओं के साथ भी बन सकती है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नीट परीक्षा विवाद, पेपर लीक के आरोप और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हुआ है। सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट भी कर रही है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ और ये प्रोटेस्ट काफी 2 हफ्तों से लगभग चल रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सीधे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि सरकार लगातार उनका बचाव भी करती रही है। शिक्षा मंत्रालय ने कई सुधारात्मक कदम भी उठाए, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार बड़ा संदेश देना चाहती है तो शिक्षा मंत्रालय में बदलाव संभव हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है या फिर संकेत भी नहीं दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा। ये केवल राजनीतिक अटकलों और रिपोर्ट्स पर आधारित चर्चा है। इसी तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर भी समय समय पर चर्चाएं सामने आती रही हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि लगातार 3 केंद्रीय बजट पेश करने के बाद अब उनके विभाग में कोई फेरबदल हो सकता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, यह है कि फिलहाल सरकार या भाजपा संगठन की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री मोदी की सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक गिनी जाती है। ऐसे में उनके हटने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। हाँ, यदि प्रधानमंत्री प्रशासनिक कारणों से विभागों का पुनर्वितरण करते हैं तो ये अलग बात हो सकती है, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई ठोस आधार मौजूद नहीं है। राजनीतिक हलकों में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का नाम भी सबसे ज्यादा चर्चा में है।
उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें पंजाब की राजनीति में बड़ी भूमिका देना चाहती है। दिल्ली भाजपा से जुड़े हर्ष मल्होत्रा को लेकर भी ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही हैं। यदि संगठन में उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है तो मंत्री पद छोड़ा जा सकता है। उधर अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद एक स्थान पहले से ही खाली माना जा रहा है, यानी नए चेहरों के लिए जगह भी मौजूद की गई है। लेकिन असली सवाल यही है, यदि कुछ मंत्री बाहर जाएंगे तो उनकी जगह कौन आएगा? क्या भाजपा महिलाओं पर बड़ा दांव खेलेगी? क्या युवा सांसदों को मौका मिलेगा? क्या सहयोगी दलों की हिस्सेदारी बढ़ेगी? और क्या मोदी 3.0 का पहला विस्तार 2029 की राजनीति की नई दिशा तय करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर विस्तार करती है तो किसकी एंट्री होगी, कौन बाहर जाएगा, किसको नई जिम्मेदारी मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मंत्रियों की जिनके नाम पिछले कुछ महीनों से लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बने हुए हैं। इनमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है धर्मेंद्र प्रधान का, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, ऐसा अभी कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन ये भाजपा के सबसे अनुभवी नेताओं में से गिने जाते हैं और संगठन के भी खास है। तो इसके अगर इन पर कार्रवाई होती है तो माना जाएगा कि सरकार कहीं ना कहीं इनसे नाखुश है। इनके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो बच्चे बैठ रहे हैं धरनों पर, या फिर नीट का विवाद हालिया जो हुआ है, इसके पहले भी कई पेपर लीक्स हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो शिक्षा मंत्रालय है इस पर पूरे देश की नजर रहने वाली है। पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए भी खबर है। तो पेट्रोलियम मंत्रालय से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक पहले धर्मेंद्र प्रधान ने कई जिम्मेदारियां संभाली हैं, लेकिन पिछले एक साल में जो सबसे बड़ा विवाद रहा है वो नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसका विवाद रहा है। और उसके ही आरोप के बाद विपक्ष उनको संसद से लेकर सड़क तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करती रही है, उनको घेरती रही है। चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कई छात्र संगठनों ने लगातार प्रदर्शन किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए में कई सुधार भी किए, जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन राजनीतिक दबाव लगातार बना रहा। यही वजह है कि रिपोर्ट्स और राजनीतिक विश्लेषकों में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या कैबिनेट विस्तार के दौरान शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ एक बात साफ समझनी जरूरी है, अब तक सरकार या भाजपा की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा, इसलिए फिलहाल इसे केवल राजनीतिक अटकल ही माना जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा नाम है निर्मला सीतारमण। हर कैबिनेट विस्तार से पहले वित्त मंत्री का नाम चर्चा में जरूर आता है, लेकिन इस बार भी राजनीतिक जानकार मानते हैं कि निर्मला सीतारमण की स्थिति पहले की तरह मजबूत दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में उनकी गिनती है। कोविड काल, वैश्विक आर्थिक संकट, रूस यूक्रेन युद्ध, महंगाई और सप्लाई चेन जैसी चुनौतियों के बीच उन्होंने लगातार अर्थव्यवस्था संभाली है। ऐसे में उनके मंत्रालय में बड़े बदलाव की संभावना फिलहाल बेहद कम मानी जा रही है। अगर प्रधानमंत्री प्रशासनिक सुविधा के लिए कुछ सोचे तो हल्का फुल्का बदलाव हो सकता है। पुनर्गठन, अगर पूरा विभाग पुनर्गठन की सोच रहे हों तो थोड़ा बहुत नाम आ सकता है। इसके अलावा इसी तरह का बदलाव पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी चर्चा में है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में नए विजन के तहत सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब बात उन नेताओं की जिनकी एंट्री की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। भाजपा इस बार केवल अनुभवी नेताओं पर ही नहीं बल्कि युवा सांसदों पर भी बड़ा दांव खेल सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहली बार सांसद बने कुछ युवा चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। महिलाओं को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व देने पर भी गंभीर विचार चल रहा है। दरअसल भाजपा पिछले कुछ वर्षों से नारी शक्ति को अपनी राजनीति का बड़ा आधार बना रही है। महिला आरक्षण कानून पास होने के बाद सरकार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का लगातार संदेश भी देना चाहती है। यही कारण है कि इस विस्तार में महिला सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी नेताओं को भी विशेष प्राथमिकता मिलने की चर्चा तेज है। भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ओबीसी राजनीति आने वाले वर्षों में सबसे निर्णायक मुद्दा बनने वाली है। यही वजह है कि सामाजिक संतुलन इस विस्तार का सबसे बड़ा आधार माना जा रहा है। अब बात करते हैं सहयोगी दलों की। मोदी 3.0 सरकार पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार नहीं है, बल्कि एनडीए गठबंधन की सरकार है। ऐसे में जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी जिसके अभी प्रमुख हैं चिराग पासवान, शिवसेना, शिंदे ग्रुप वाला और अन्य सहयोगी दलों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार कुछ सहयोगी दलों को अतिरिक्त मंत्री पद भी मिल सकते हैं,
खास तौर पर तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी की भूमिका पर सभी की नजर टिकी हुई है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार बनने के बाद केंद्र और राज्य के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। ऐसे में टीडीपी को और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह बिहार में जेडीयू भी अधिक हिस्सेदारी चाह सकता है, क्योंकि पहले जेडीयू के मुख्यमंत्री थे बिहार के नीतीश कुमार। उनको अचानक से मुख्यमंत्री हटाकर अभी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो जेडीयू कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाए बैठी है, ये एक्सपेक्ट कर रही है कि क्योंकि राज्य के नेतृत्व से नीतीश कुमार को हटाया गया है, तो जेडीयू के किसी न किसी बड़े चेहरे को केंद्रीय नेतृत्व में जिम्मेदारी और हिस्सेदारी मिल सकती है, और यही कारण है कि जेडीयू भी अधिक हिस्सेदारी चाह सकता है। तो अब बात उन नेताओं की जो संगठन और सरकार दोनों में एक साथ सक्रिय है। भाजपा लंबे समय से एक व्यक्ति और एक पद की नीति पर जोर देती रही है। यदि किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है, यानी कि जो हमने आपको पहले ही बताया, पंकज चौधरी, हर्ष मल्होत्रा और कुछ और नेताओं के नाम जो है वो काफी चर्चा में है। उसके बाद वरिष्ठ नेताओं की उम्र की भी चर्चा एक विषय बनी हुई है। भाजपा लंबे समय से 75 वर्ष की उम्र के बाद नई भूमिका देने की परंपरा अपनाती रही है। हालांकि इस बार ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है कि केवल उम्र के आधार पर किसी मंत्री को हटाया जाएगा। लेकिन यदि सरकार युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहती है तो कुछ वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारियों में बदलाव संभव हो सकता है। यानी कुल मिलाकर तस्वीर यही बनती है कि ये विस्तार केवल मंत्री बदलने का कार्यक्रम नहीं होगा। सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सहयोगी दलों की भागीदारी, युवा नेतृत्व और 2027 से लेकर 2029 की चुनावी रणनीति, उससे पहले 26 में भी है यूपी विधानसभा, इन सभी का मिश्रण होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर नए चेहरे आएंगे तो उन्हें कौन कौन से मंत्रालय मिलेंगे? क्या गृह, रक्षा, वित्त और विदेश जैसे बड़े मंत्रालयों में कोई बदलाव होगा, या फिर केवल राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रालयों तक ही ये फेरबदल सीमित हो जाएगा? पीएम मोदी का आखिर मास्टर प्लान क्या है? चुनाव, जातीय समीकरण और कैबिनेट विस्तार की असली रणनीति? अब सबसे बड़ा सवाल इसका यही है कि आखिर मोदी सरकार इस कैबिनेट विस्तार के जरिए हासिल क्या करना चाहती है? क्या सिर्फ कुछ नए मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम होगा, या इसके पीछे वही 27, 29, 26 की पूरी चुनावी रणनीति है? तो अगर इस एंगल से बात करते हैं तो राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि इस बार कैबिनेट विस्तार का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रशासनिक बदलाव से ज्यादा राजनीतिक संदेश देना होगा। अगले 1.5 से 2 वर्षों में देश के कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इनमें उत्तर प्रदेश पर सबसे बड़ी नजर टिकी हुई है। इसके अलावा पंजाब भी है, उत्तराखंड भी है, गुजरात भी है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि इन राज्यों के चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेंगे। यही वजह है कि इस बार कैबिनेट विस्तार पूरी तरह चुनावी गणित को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पार्टी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद संगठन लगातार सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटा हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव भी किए गए। प्रदेश टीम में पिछड़ा वर्ग, दलित, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को सबसे पहले की तुलना में ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया। तो अब माना जा रहा है कि यही मॉडल केंद्र सरकार में भी दिखाई दे सकता है। यानी यदि उत्तर प्रदेश से नए मंत्री बनाए जाते हैं तो उनमें जातीय संतुलन सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह बिहार भी भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है। पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं वहां। हालांकि भाजपा के मुख्यमंत्री के नाम पर बिहार में चुनाव नहीं किया गया था। बिहार में चुनाव हुआ था कि जेडीयू के ही मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को ही बिहार के मुख्यमंत्री का फेस बनाया गया। लेकिन ट्विस्टिंग और प्लॉटिंग बीजेपी की रणनीति रही है, वो करती रही है। पहले नीतीश कुमार को कुछ वक्त तक मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया रखा गया, मुख्यमंत्री वो बने भी, और मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद उनको हटाकर भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री ला दिया। अब वही बात है, फिर से महत्वपूर्ण राज्य है बिहार में। अगले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और जेडीयू दोनों अपनी अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी विधानसभा चुनाव बीते हैं तो अगले के बारे में इतनी जल्दी कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सत्ताधारियों को ये पता चल चुका है कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ 2 महीने मेहनत से काम नहीं चलेगा। और खास करके बिहार के केस में, जब अचानक से जेडीयू के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जेडीयू के मुख्यमंत्री के चेहरे पर, और भाजपा का मुख्यमंत्री अगर बना दिया गया है बाद में, तो उनको अपने मुख्यमंत्री को, भाजपा के मुख्यमंत्री को सेटल होने में टाइम लगेगा, जिसके चलते ये मजबूत हो जा रहा है। अब ऐसे में केंद्र सरकार में बिहार का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा पहले से मजबूत स्थिति में तो है, लेकिन वहां भी नए चेहरे देकर पार्टी भविष्य का नेतृत्व तैयार करना चाहती है। यानी ये विस्तार केवल वर्तमान सरकार के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 10 वर्षों की राजनीति को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अब बात मंत्रालयों की, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। आपको हमने बताया भी है कि किन बड़े मंत्रालयों में फेरबदल हो सकता है। तो राजनीतिक जो जानकार हैं उनका मानना है कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे प्रमुख विभागों में बड़े बदलाव की संभावना फिलहाल बेहद कम है या ना के बराबर ही है। इन मंत्रालयों में अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण जैसे वरिष्ठ नेता हैं और ये सभी प्रधानमंत्री मोदी के सबसे खास हैं और सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं उस मंत्रालय में। प्रधानमंत्री इन पर पूरा भरोसा करते हैं, इसलिए यदि फेरबदल होता भी है तो ज़्यादा संभावना राज्य मंत्रियों की ही है, स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्रालयों की ही है, अतिरिक्त विभाग संभाल रहे मंत्रियों तक ही सीमित रहने की है। एक और बड़ा मुद्दा है प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनकी सरकार में प्रदर्शन सबसे बड़ा पैमाना है, यानी जिन मंत्रियों का प्रदर्शन बेहतर माना जाएगा उन्हें और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं जिन मंत्रालयों का काम अपेक्षित स्तर का नहीं माना गया है वहां बदलाव तो संभव है। यही वजह है कि हर कैबिनेट विस्तार से पहले सभी मंत्रालयों की विस्तृत समीक्षा किए जाने की चर्चा होती है। अब सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार मंत्रालयों की प्रगति रिपोर्ट पर नजर रखता है। योजनाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं, सफल हो रही हैं, उनको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है या नहीं, राज्यों के साथ समन्वय, संसद में जवाबदेही और जनता के बीच प्रभाव, इन सभी आधारों पर मंत्रियों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी ये केवल राजनीति नहीं बल्कि प्रशासनिक एक्सरसाइज भी होती है। अब बात सहयोगी दलों की, तो मोदी 3.0 सरकार गठबंधन सरकार है। ऐसे में भाजपा को अपने सहयोगियों को ध्यान में रख के ही पूरा प्लानिंग करनी होगी, चाहे वो टीडीपी हो, तेलुगु देशम पार्टी, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे वो शिंदे की शिवसेना हो और जितने भी सहयोगी दल हैं। सहयोगियों को अगर अतिरिक्त मंत्रिमंडल में पद नहीं दिए जाते हैं तो नाराज हो सकते हैं, फिर एनडीए को नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर सहयोगियों को भाजपा अपने मंत्रिमंडल में जगह देती है तो भाजपा के कुछ नेताओं को जगह तो छोड़नी पड़ेगी ही। यही कारण है कि इस बार कैबिनेट विस्तार भाजपा और एनडीए दोनों के लिए संतुलन बनाने की बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। एक और दिलचस्प पहलू है कि भाजपा भविष्य के नेतृत्व को भी तैयार करना चाहती है। पार्टी अब केवल अनुभवी नेताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहती। युवा सांसदों, पहली बार जीत कर आए नेताओं तक को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, जो और इसके साथ ही जो भी संगठन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी फ्रंट एंड पर लाने की बात कही जा रही है। अभी बीते दिनों ही जब नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए भाजपा के, तो उस दौरान भी पूरा देश सरप्राइज। एक नेता जो कल तक बिहार की राजनीति तक सीमित था, उसको आखिर राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश कर दिया गया। तो इसी प्रकार से भाजपा की जो अगली मंत्रिमंडल होने वाली है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है और कोई भी बदलाव हो सकता है। इसकी रणनीति जो है वो लंबे समय से चल रही है, इसलिए संभावना है कि इस विस्तार में कुछ ऐसे नाम सामने आएंगे जो फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़े चेहरे नहीं माने जाते, लेकिन भविष्य में भाजपा का नेतृत्व संभाल सकते हैं वही नए चेहरे। हालांकि इन सभी चर्चाओं के बीच एक बात बार बार दोहराई जा रही है कि अब तक सरकार की ओर से किसी भी संभावित मंत्री, किसी भी मंत्री की विदाई या किसी विभाग में बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। धर्मेंद्र प्रधान, हरदीप सिंह पुरी, पंकज चौधरी, रवनीत सिंह बिट्टू, हर्ष मल्होत्रा या अन्य नेताओं को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही हैं वे राजनीतिक विश्लेषक, मीडिया रिपोर्ट्स और सत्ता गलियारों की अटकलों पर ही आधारित है। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व ही करेगा। यानी फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन संकेत जरूर बता रहे हैं कि मोदी 3.0 का पहला कैबिनेट विस्तार केवल मंत्रालयों का फेरबदल नहीं होगा, बल्कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव, एनडीए के भीतर शक्ति संतुलन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और 2029 तक की रणनीति की राजनीति का पहला ब्लूप्रिंट साबित हो सकता है। तो अब सबकी निगाहें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं, क्या मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपनी नई टीम का ऐलान करेंगे या फिर राजनीतिक सरप्राइज के लिए देश को थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसका जवाब तो आने वाले कुछ दिनों में सामने आएगा, लेकिन जो भी नए सोर्सेस के थ्रू हमें खबरें मिलेंगी, जो भी नए अपडेट्स मिलेंगे, जो भी नए फेरबदल की संभावनाएं होंगी, हम सब कुछ आपको बताते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.